हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक मिस्टीरियस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द घोस्ट ब्राइड। इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके फादर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। एक दिन शहर का सबसे अमीर परिवार उस लड़की की फैमिली को ऑफर करते हैं उसकी शादी उनके बेटे से करवाने की। पर हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि उस लड़की की मौत तो महीनों पहले हो चुकी है। अब आगे क्या होगा यही हम इस कहानी में देखेंगे। इसकी मिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है ली लैन नाम की एक लड़की से। अचानक आज सुबह जल्दी उसकी नींद खुल जाती है। ग्रैंड माँ रूम में एंटर कर कहती है, अच्छा है आज तुम जल्दी उठ गई, तुम्हें याद है ना आज क्या है। फिर ली लैन अपने फादर और ग्रैंड माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने नीचे आ जाती है। वहाँ में पता चलता है आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और आज उन्हें टेंपल जाना है। उनकी फैमिली दरअसल एक वक्त में बहुत ही रिच फैमिलीज में आती थी। उनके घर पे एक शेफ भी थे मिस्टर वोंग। पर जब से ली लैन की मदर की मौत हुई थी तब से फादर बहुत ही टेंशन में रहने लगे थे, इसलिए उनका बिजनेस भी बहुत खराब चल रहा था। इसी टेंशन की वजह से आज वो टेंपल आने से भी मना कर देते हैं। ग्रैंडमा और ली लैन मार्केट से होते हुए टेंपल जा रहे थे। रास्ते में शादी का एक पोस्टर लगा हुआ था और ये देख इससे पहले ग्रैंडमा ली लैन की शादी की बात कह पाती, ली लैन खुद सामने से कह देती है, अब फिक्र मत करो, मैं शादी कभी नहीं करने वाली क्योंकि मुझे शादी करके बनना बिल्कुल नहीं है। अब वो दोनों टेंपल पहुंचकर प्रेयर्स करते हैं ली लैन की मदर के लिए। वहाँ सामने शेन नाम के एक लड़के के लिए भी प्रेयर्स रखे गए थे जिसकी मौत कुछ ही महीनों पहले हुई थी और शेन ली लैन का स्कूल का फ्रेंड था। इसलिए ग्रैंडमा ली लैन से पूछती है क्या तुम उसके लिए भी प्रेयर्स करना चाहोगी, पर ली लैन मना कर देती है क्योंकि शेन उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था, सिर्फ क्लासमेट था। अब वहाँ से वो दोनों घर आ जाते हैं। जब ली लैन को भूख लगी थी तो वो किचन में जाती है जहाँ पर हम गौर करते हैं शेफ मिस्टर वोंग किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे थे, पर ली लैन को देखते ही वो बात घुमा देते हैं। अब रात को डिनर करते वक्त मिस्टर वोंग सभी को बताते हैं शहर की जो सबसे अमीर फैमिली है लिम फैमिली, उन्होंने अपने बेटे शेन की मौत के 1 महीने बाद एक पार्टी रखी है जो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। ली लैन के फादर ये सुन हैरान रह गए थे क्योंकि अक्सर ऐसे पार्टीज में लोग अपने बराबरी वालों को बुलाते हैं। इन्विटेशन कल शाम का था, इसलिए अपनी सेविंग से कुछ पैसे निकालकर फादर ग्रैंडमा से कहते हैं आप प्लीज ली लैन के लिए एक अच्छी ड्रेस ले लीजिए। वो लोग फाइनली पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ इतना उत्साह सजावट देख वो लोग सोच में पड़ गए थे कि बेटे की मौत पे ऐसी पार्टी कौन देता है। मैडम लिम खुद ली लैन उसके फादर और ग्रैंडमा का वेलकम करती है और ली लैन से कहती है सभी लोग एक टास्क करें, तुम भी वो जाकर कर सकती हो। ली लैन बाकी लोगों के साथ एक कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करने लगती है, पर दूसरी लड़की उससे बहुत बेटर करी थी तो वो शर्म के मारे साइड होकर बाहर आ जाती है। हम देखते हैं उसके एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े को मैडम लिम ने उठा लिया था। इसके बाद ली लैन को सीढ़ियों के पास से एक अजीब आवाज आने लगती है। वो ऊपर जाती है, आवाज के पीछे वो आवाज वाले कमरे में जाकर बंद हो जाती है। ये कमरा शेन का था। उसकी पोर्ट्रेट के सामने वो प्रे करती है, पर तभी कुछ स्टाफ्स वहाँ बात करते हुए आने लगते हैं। उन्हें देख वो पीछे बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। वो दोनों स्टाफ्स अंदर आकर बैठकर शेन की बुराई किए जा रहे थे कि अच्छा वो इसकी मौत हो गई, इसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था। वह ली लैन बेड के नीचे से सब कुछ सुन रही थी, पर अचानक वो शॉक में रह जाती है क्योंकि उसके पास में ही एक और लड़का छिपा हुआ था। ये भी वहीं का एक स्टाफ था। उन दोनों स्टाफ्स के जाने के बाद ये बाहर निकलते हैं और ये बंदा लैंग ली लैन से कहता है तुम यहाँ क्यों आई, जिस पे वो कहती है तुम नीचे छिपे हुए क्यों थे। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर एक दूसरे से वादा करते हैं क्योंकि यहाँ आने वाली बात वो किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद ली लैन जब बाहर आती है तो अचानक उसे सामने दिखता है तियान बेई। तियान बेई दरअसल ली लैन का चाइल्डहुड फ्रेंड है और लिम परिवार का सबसे बड़ा बेटा भी, यानी शेन जिसकी मौत हुई थी वो उसका स्टेप ब्रदर था। ली लैन तियान बेई को बचपन से पसंद करती आई थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने तियान बेई को बाहर भेज दिया गया और 5 साल बाद आज वो लौटा है। ली लैन को देख वो उसे ढेर सारी बातें करना चाह रहा था, पर तभी एक बूढ़े आदमी वहाँ आते हैं और ये लिम परिवार के लिए बहुत ही खास थे, तो उनसे बात करने तियान बेई को जाना पड़ता है। वह हम ली लैन के फेस पे खुशी और दुख दोनों देख पाते हैं। दूसरी तो मैडम लिम ली लैन के फादर से मिल कहती है मैंने सुना है आपके सर पे बहुत सारा कर्ज है। वो कहते हैं हाँ मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, जिस बात पे वो उन्हें एक ऑफर देती है ली लैन की शादी लिम परिवार में करवाने की, जिसके बदले वो लोगों का सारा कर्ज चुका देंगे। ग्रैंडमा ये सुन एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है मैडम लिम तियान बे की बात कर रही है और तियान बे तो ली लैन का क्रश था। पर तभी मैडम लिम बात घुमा कर कहती है मैं तियान बे की नहीं मेरे बेटे शेन की बात कर रही हूँ। ये सुन वो दोनों शौक रह जाते हैं कि एक मरे हुए इंसान से वो उनकी बेटी की शादी की बात कैसे कर सकती है, जिसमें मैडम लिम कहती है मैं उसकी आत्मा से आपकी बेटी की शादी करवाऊंगी और हम उसे द घोस्ट ब्राइड कहेंगे, जिसके बाद ये पूरा घर और इसके सारे पैसे आपकी बेटी के हो जाएंगे। वो जो चाहे इससे कर सकती है और आपकी जिंदगी भी इससे बेहतर हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर ली लैन के फादर ग्रैंडमा और ली लैन के साथ तुरंत घर आ जाते हैं बिना मैडम लिम की आगे एक भी बात सुने। घर आकर सारी बात जान ली लैन कहती है क्या मेरे शेन की आत्मा से शादी करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी फादर। वो कहते हैं हो तो जाएगी, पर मैं कभी भी खुद की खुशी तुम्हारे ऊपर नहीं रख सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा।
पर तुम्हें एक आत्मा से शादी नहीं करने दूंगा। आधी रात को ग्रैंडमा को बोलकर फादर 3 दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं अपने बिजनेस को संभालने। सुबह लीलैंड के घर पर उसकी फ्रेंड आती है और वो वहाँ पर गॉसिप करने आई थी तियान बेई को लेकर, क्योंकि इन दोनों के स्कूल के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। पर तभी दरवाजे पे बेल बजता है और सामने तियान बेई खड़ा था। वो हांगकांग से उसके फादर के लिए कुछ लेकर आया था। साथ ही वहाँ पर वो लीलैंड से एक वॉक पे चलने के लिए पूछता है। उसकी फ्रेंड ये सुन तुरंत हंसते हुए बाहर चली जाती है। फिर पूरे रास्ते वो लोग बातें करते हैं एंड कैचअप करने की कोशिश करते हैं, जो भी इन 5 सालों में वो नहीं कर पाए। वहाँ तियान बेई लीलैंड से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा रहा था, पर तभी लीलैंड उसके कुछ कहने से पहले ही बात घुमा देती है और कहती है मुझे किसी और ने शादी के लिए पहले ही पूछ लिया है। वो कहता है क्या तुम उसे प्यार करती हो? वो कहती है नहीं, पर मेरी फैमिली के लिए यही बेहतर है कि मैं उससे शादी कर लूँ। तियान बेई पूछता है क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर तुम्हारी फैमिली ही है? वो कहती है हाँ। इसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। घर पे फादर लौट आए थे। उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो बेहोश थे एंड डॉक्टर आकर कुछ भी नहीं बता पाते। लीलैंड जब उन्हें टच करती है तो अचानक उसे एक विजन आता है। जशन उसके आंखों के सामने था और वो उसे खुद से शादी करने के लिए बार बार कह रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ग्रैंडमा लीलैंड को लेकर लिम फैमिली की एक ओल्ड स्टाफ के पास आती है। उन्हें भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ पता था और वो उन्हें सजेस्ट करती है एक शमन टाइप के बंदे के पास जाने के लिए। वो शख्स उन्हें एक तालिस्मान देते हैं जिसके रहते भूत कमरे में नहीं आ सकते और ये भी बताते हैं कि तुमने जरूर अपनी कोई खास चीज उस घर में छोड़ आई है जहाँ पर स्पिरिट्स रहते हैं। लीलैंड को याद आता है वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ क्लॉथ जो कि मैडम लिम ने ले लिया था। अब घर पे रात को वो सो रही थी, तभी शन दोबारा उसके सपने में आकर उसे दिखाता है कि लीलैंड की फादर की आत्मा नेदरवर्ल्ड नाम की जगह में कैद है और उसके पास सिर्फ 20 दिन है उन्हें बचाने के लिए, वरना फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लीलैंड ये सुन बहुत घबरा गई थी। तभी शन कहता है पता है मेरा मर्डर हुआ था और कातिल मेरे घर में से ही कोई है। अगर तुम कातिल का पता लगा लोगी तो मैं तुम्हारी फादर को आजाद कर दूंगा। लीलैंड पूछती है तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? शन कहता है एक जहर वाली चाय पीकर। पूछती है डिनर टेबल पे कौन कौन था? वो कहता है सब लोग थे। फिर वो पूछती है तुम्हारी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचेगा? वो कहता है मेरे स्टेप ब्रदर तियान बेई को, जिसे लिम परिवार का मुखिया बना दिया जाएगा। और तियान बेई का नाम सुनते ही लीलैंड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस शख्स से वो इतना ज्यादा प्यार करती है क्या वो सच में ऐसा है। अब अगले दिन तियान बेई उसके घर आता है। वो एक डॉक्टर था तो लीलैंड के फादर को चेक करने आया था, पर वहाँ पर लीलैंड उसे बार बार घुमा फिराकर एक सवाल किए जा रही थी क्या शन का मर्डर हुआ था? उसे आखिर किसने मारा? तियान बेई उसकी बातों को अवॉइड करा था, पर बाद में परेशान होकर वो पूछता है तुम बार बार ये क्यों पूछ रही हो? वो कहती है पहले शन फिर मेरे फादर, इनके बीच कोई तो कनेक्शन है। तियान बेई कहता है इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है और तुम्हारी फादर अभी जिंदा है, बस बेहोश है। इसके बाद वो ईयरिंग ढूंढने के बहाने तियान बेई के साथ उसके घर आ जाती है, जब लिम परिवार के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। पहली है मैडम लिम जो शन की मदर है और तियान बेई की स्टेप मदर। दूसरी है येन होंग, वो शन की अपनी बहन है और तियान बेई की स्टेप सिस्टर और ये बहुत ही एरोगेंट है। येन होंग की मैडम लिम से बिल्कुल नहीं बनती, जबकि वो उनकी खुद की मदर थी। इन सभी के अलावा घर पे कई सारे स्टाफ्स भी काम करते हैं। वहाँ तियान बेई को बिजी कर लीलैंड आसपास टी लीव्स ढूंढने लगती है जिससे घर पर चाय बनती है, ताकि वो जान सके कि शन की चाय में जहर किसने मिलाया था। छानबीन करते हुए दोबारा उसकी मुलाकात उसी स्टाफ से होती है जिससे वो पार्टी वाले दिन मिली थी। इसका नाम था लैंग। वहाँ पर वो दोनों दोबारा वर्बली लड़ने लगते हैं, क्योंकि लीलैंड को शक था ये हर बार उसे खुफिया जगह में ही क्यों मिलता है, और लैंड को शक था कि मेहमान होकर गेस्ट रूम छोड़कर किचन के आसपास क्यों घूम रही है। बहुत लड़ाई करने के बाद लैंग शो करता है कि वो दरअसल कोई इंसान नहीं बल्कि एक हेवनली गार्ड है और उसे स्वर्ग से यहाँ पर भेजा गया है एक मिस्ट्री सुलझाने, जो कि लिम फैमिली से जुड़ी है, खासकर शन से। उसके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां भी थी। तो फिर तियान बेई वहाँ का लीलैंड से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी ईयरिंग मिल गई? वो कहती नहीं। फिर वो लोग नीचे चाय पीने आ जाते हैं, जहाँ उसकी ड्रेस में लैंग जानबूझकर चाय गिरा देता है। लीलैंड अभी के लिए वहाँ से चली जाती है और बाहर आते ही वो उन्हें ओल्ड स्टाफ लेडी से मिलती है जो कि ग्रैंड माँ की फ्रेंड थी। वो उनसे कहती है प्लीज मुझे दोबारा अंदर ले चलिए, मुझे टी लीफ आज ही ढूंढना होगा वरना मैं फादर को बचा नहीं पाऊंगी। उसकी इमोशनल बातें सुन वो लेडी उसे स्टाफ वाले कपड़े पहनाकर अंदर ले जाती है, जहाँ पर दोबारा उसकी और लैंग की लड़ाई हो गई थी। कमरे में अचानक तियान बेई और मैडम लिम उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं ये सब क्या है? लीलैंड कहती है मेरे ऊपर चाय गिर गई थी तो मैंने ये पहन लिया और ये मुझे स्टाफ वाले ड्रेस में देख मुझसे काम करवा रहा था। तियान बेई गुस्सा होकर लैंग को नौकरी से निकाल देता है और लीलैंड फिर बाहर आने लगती है। एंड अगले दिन जब वो तियान बेई से मिलती है तो वो उसे सारा सच बता देती है। उसे शन की आत्मा ने सपने में आकर कहा है कि उसका मर्डर हुआ है, इसी वजह से वो कल उसके घर आई थी। शन की आत्मा ने यह भी कहा है कि अपने फादर को बचाने के लिए उसे असली कातिल को ढूंढना होगा। तियान बेई सब सुन विश्वास नहीं कर पाता, पर क्योंकि वो लीलैंड से प्यार करता था तो उस बात में यकीन करने की कोशिश करता है। अब अचानक शाम को जब वो बैठकर बात कर रहे थे तभी तियान बेई के पास एक लड़की आती है इजाबेल और पूछती है तियान ये कौन है? तियान बेई कहता है ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड लीलैंड है। फिर वो लीलैंड से कहता है ये इजाबेल है मेरी फियांसे। और ये सुन लीलैंड एकदम शॉक रह जाती है, उन्हें एक पल में उसके सारे सपने टूट गए हों। इसके दूसरी तरफ मैडम लिम घर के कई सारे सामान को आग में जला रही थी, मानो जैसे ये कोई रिचुअल का हिस्सा हो। ग्रैंड माँ इस बीच अपने बेटे को बचाने और अपनी ग्रैंड डॉटर को शन वाले सपने से बाहर लाने के लिए दूसरे शमन के पास आती है, पर इस दौरान इन सब का सर
उनके ऊपर भी होने लगा था। शेन की स्पिरिट धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को परेशान कर रही थी। ये अब अगला दिन जब तियानबेई इजाबेल के साथ टेंपल में लीलैंड से मिलता है तो वो उससे कुछ खास बात नहीं करती। उसके दिल में तियानबेई के लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। घर पर हम देखते हैं तियानबेई इजाबेल से कनेक्शन बनाने की हर एक कोशिश कर रहा था, पर कहीं ना कहीं हर बार उसे लीलैंड ही याद आ जाती। जैसे इजाबेल और उसका रिलेशन दोनों की फैमिलीज की खुशी के लिए था। असलियत में वो उससे प्यार नहीं करता, पर अपनी फैमिली के लिए ऐसी शादी से वो मना नहीं करेगा। वहीं इस बीच लीलैंड शेन की मर्डर से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई थी, जहां उसे पता चलता है दूर एक गांव में एक लेडी रहती है जो शेन को जानती है। लीलैंड और तियानबेई हॉर्स कार्ट में उस गांव के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में हॉर्स अचानक उन्हें छोड़कर भाग जाता है। कोइंसिडेंटली वह उन्हें लैंग भी मिलता है जो साइकिल से ट्रैवल कर रहा था। लीलैंड और लैंग एक ही मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे, पर इनके बीच लड़ाई इतनी थी कि साथ में वो काम कभी नहीं करेंगे। फिर लीलैंड और तियानबेई गांव तक चलते हुए पहुंचते हैं। उस लेडी के घर के बाहर ऑलरेडी लैंग खड़ा नॉक कर रहा था, पर उन्होंने उसे भगा दिया। उसकी जगह लीलैंड अब ट्राई करती है, जिसपे वो लेडी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का फादर शेन है। शेन दरअसल एक बहुत ही बुरा इंसान था जो अक्सर अपने स्टाफ्स के साथ रिलेशन बनाता और फिर उन्हें छोड़ देता, जिनमें से ये एक लेडी थी जो एक समय पे उसकी स्टाफ थी। उन लेडी को लगा शेन उनसे सच में प्यार करता है और उन्हीं से वो शादी करेगा, पर फिर एक शाम उन्होंने शेन को एक दूसरी लेडी के साथ देखा जिसके हाथ में एक गोल्डन ब्रेसलेट था। वो उस लेडी के साथ गैम्बलिंग के अड्डे पे जा रहा था और जब इस बात के लिए उन्होंने शेन को कन्फ्रंट किया तो उनकी नौकरी चली गई। पर हर महीने शेन उनके लिए पैसे भिजवाता था, लेकिन उसके मरने के बाद वो पैसे भी आना बंद हो गए। तो वो शेन को आखिर क्यों मरवाएगी? उल्टा उन्हें तो उसके जिंदा रहते पैसे मिल रहे थे। तियानबेई और लीलैंड सोचते हैं कि आखिर वो लेडी कौन होगी जिसके साथ शेन गैम्बलिंग वाले अड्डे पे जाता था। इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। जब इजाबेल पूछती है आप पूरे दिन कहाँ थे, तियानबेई कहता है मैं अपनी एक दोस्त लीलैंड की मदद कर रहा था। इजाबेल समझ चुकी थी कि वो उससे प्यार नहीं करते, पर इसके बावजूद वो ये सब कुछ सहन करी थी। वहीं लीलैंड को घर पे पता चलता है मिस्टर वोंग और ग्रैंडमा दोनों की कंडीशन खराब हो रही है शेन की स्पिरिट की वजह से। हमें ये भी पता चलता है मिस्टर वोंग जिस अदृश्य चीज से हमेशा बात करते रहते हैं वो उनका बचपन का दोस्त है, जिसकी मौत स्विमिंग करते दौरान डूबने की वजह से हो गई थी। एंड जब से शेन की स्पिरिट उनके पीछे पड़ी है वो दोस्त की आत्मा उन्हें डराने लगी है। एंड वही ग्रैंडमा की हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। लीलैंड देखती है तो अब सिर्फ 2 दिन बचे थे कातिल का पता लगाने के लिए। ये जान वो अब एक भी वक्त और जाया किए बिना उस गैम्बलिंग वाले अड्डे के लिए निकल जाती है। वो तियान के घर जाकर उसे लेने जाती है, पर तियानबेई आने से इनकार कर देता है। जैसे उसे लग रहा था उसका कुछ फर्ज अपनी फियांसे के प्रति भी है, इसलिए वो उसे हमेशा इग्नोर नहीं कर सकता और उसने आज का दिन इजाबेल के साथ बिताने के लिए चुना था। लीलैंड को अकेला जाता देख लैंग उसके साथ आ जाता है। अब हम देखते हैं एक तरफ घर पे तियानबेई अपने फियांसे इजाबेल के साथ एक रोमांटिक डांस कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि दूसरी तरफ लीलैंड और लैंग जुए वाले अड्डे पे गुंडों से लड़ाई कर उस लेडी का पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वहां पर शेन की सिस्टर यान होंग दिखती है। लीलैंड उसके पीछे जाती है, पर अचानक कोई पीछे से उसे बेहोश कर भाग जाता है और लीलैंड पहुंच जाती है दूसरी दुनिया नेदरवर्ल्ड में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है शेन की आत्मा से। वो उसे दिखाता है उसके फादर यहाँ पर कैद है और जल्द उनकी मौत हो जाएगी। एंड क्योंकि लीलैंड ने कातिल का पता नहीं लगाया तब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है अपने फादर को बचाने के लिए। उसे उसकी घोस्ट ब्राइड बनकर यहीं पर रहना होगा। लीलैंड मान जाती है और आधी रात को उसके फादर की अचानक नींद खुलती है। उनकी कंडीशन अब बेहतर हो चुकी थी, बट इसकी उन्हें खुशी मिले इससे पहले घर पे लैंग लीलैंड को उठा कर लाता है जो बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह तियानबेई आकर लीलैंड को दिखता है तो वह हैरान रह गया था कि उसकी कंडीशन बिल्कुल अपने फादर की जैसी हो गई है। उसे बुरा लगता है कि कल रात उसे उसके साथ चला जाना चाहिए था। लैंग कहता है ये काम जरूर यान होंग का है। उन लोगों ने उसे वहां जुए के अड्डे पे देखा था। वो लोग यान होंग को जाकर कन्फ्रंट करते हैं, पर वो साफ इनकार कर देती है कि मैंने लीलैंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग पूछते हैं क्या तुम्हारे अलावा कोई और शख्स लिम फैमिली से जुए वाले अड्डे पे जाता है? वो ये बात बताने से इनकार कर देती है क्योंकि लीलैंड उसकी फ्रेंड थोड़ी ना है जो वो उनकी मदद करे। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड में शेन दिखाता है सारे लोग मरने के बाद सजा काटने यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर उनके कर्म के हिसाब से आइदर उन्हें नर्क में भेज दिया जाएगा सजा के लिए या फिर अच्छे कर्म देखकर उनकी रीइंकार्नेशन की जाएगी। इस दुनिया में एक अलग कानून चलता है, पर शेन को अब तक यहाँ पर कोई भी सजा नहीं मिली थी। वो नेदरवर्ल्ड में मानो एकदम एक राजा की तरह रह रहा था। अब यहाँ से आगे हम कुछ सीन्स नेदरवर्ल्ड के देखते हैं जहाँ लीलैंड की स्पिरिट को शेन कैद करके रखता है। जब उसका मन करे तब उसे बाहर निकलता है और जब उसका मन ना करे तो उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वहां पर उसने कई सारे गार्ड्स भी लगा दिए थे लीलैंड पे नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ लैंग यहाँ पर छानबीन करा था नेदरवर्ल्ड जाने के लिए। उसे वहां पर एक जगह पे अपनी पुरानी दोस्त मिलती है जो खुद भी एक हेवनली गार्ड थी। वो उसे खंजर देकर कहती है ये जरूरत पड़ने पर तलवार बन जाएगी और तुम इसकी मदद से इविल स्पिरिट्स को मार सकते हो, पर याद रखना नेदरवर्ल्ड में तुम्हारी खुद की कोई भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। अब एक दिन लीलैंड गौर करती है कि वहाँ लैंग आ गया था उसकी मदद के लिए। वो यहाँ पर एकदम कमजोर था, इसलिए उन्हें आगे का सारा काम प्लान बनाकर करना होगा। यहाँ से निकलने के लिए शेन ने ऑलरेडी गार्ड्स लगा रखे थे लीलैंड के आगे पीछे, एंड उनसे बचकर दिन में किसी तरह 1 या 2 बार वो मिलकर बात कर पाते थे।
दूसरी तरफ ग्रैंडमा एक बहुत ही एक्सपीरियंस शमन की मदद से नेदरवर्ल्ड में एक पोर्टल बनवा देती है, जिससे लिविंग वर्ल्ड में आने का रास्ता खुल गया था। लैंग इविल स्पिरिट से लड़कर लीलैंड के जाने का रास्ता बनाता है, पर वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एंड ये रास्ता भी यहाँ इन दोनों के लिए बंद हो चुका था, यानी अगर उन्हें बाहर निकलना है तो शेन को खत्म करके ही निकलना होगा। लैंग अब हर समय शेन पे नजर रखने लगता है और इस बीच उसे एक राज पता चलता है क्या कि शेन यहाँ राजा की तरह कैसे रह रहा है। शेन के पास दरअसल एक डायरी है और उसके पेपर में कुछ लिखने से वो दूसरी तरफ बात कर सकता है नेदरवर्ल्ड के मिनिस्टर से। वो लोग छिपकर और उस डायरी को पानी में डालते ही वो एक प्रीशियस ज्वेल में बदल जाता है जिसका नाम था ब्लैक पर्ल। और इस ब्लैक पर्ल के बदले यहाँ कुछ मिनिस्टर्स शेन को सजा नहीं दे रहे थे। फिर हम देखते लिविंग वर्ल्ड से मैडम लिम हर रोज डायरी और बाकी सामान जलाती थी और ये सामान जलते ही नेदरवर्ल्ड में शेन को मिल जाते थे। शेन दरअसल नेदरवर्ल्ड से लिविंग वर्ल्ड में अपनी मॉम मैडम लिम से हर रोज बात किया करता था। ये सब कुछ वो दोनों बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाते हैं, पर ये सब जानकर भी वो शेन को हराए तो हराए कैसे। तब एक दिन वहाँ लीलैंड को अपनी मदर की स्पिरिट मिलती है। उन्हें देख वो एकदम इमोशनल रह जाती है। वो पूछती है आप यहाँ कैसे, आपने इतने अच्छे कर्म किए थे तो आपकी रीइंकार्नेशन अब तक क्यों नहीं हुई। वो कहती है मैं तुम लोगों को देखना चाहती थी, जो कि रीइंकार्नेशन के बाद मुमकिन नहीं था। वो उनकी मदद करती है एंड वही मिस्टर वॉन्ग की अब तक मौत हो गई थी। अब समय हाथ से निकला जा रहा था, इसलिए तियानबे और लीलैंड के फादर लिम फैमिली के सारे स्टाफ्स को बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं, जिनमें से एक लड़की भागने लगती है। शक उस पर जाता है, उसके कमरे में एक खतरनाक केमिकल मिलता है, यानी कि इसी स्टाफ ने शेन को जान से मारा था। और जब लीलैंड ने शेन के कातिल तक पहुंचने की कोशिश की तो इसी केमिकल से उसने लीलैंड को भी बेहोश कर दिया। पूछने पर वो बताती है शेन एक बहुत ही घटिया शख्स था जो हम सभी का सिर्फ इस्तेमाल करता था, इसलिए मैंने जो किया मुझे उसके लिए कोई दुख नहीं। उस स्टाफ को पकड़ लिया जाता है। शाम को मैडम लिम दोबारा चीजों को जला रही थी। यानोंग उनके पास आती है। मैडम लिम वो अपनी बेटी से माफी मांगती है उसे कभी प्यार नहीं देने के लिए, जिस वजह से वो ऐसी बन गई। एक तरह से उनके दोनों बच्चे शेन और यानोंग बहुत ही बुरी सीख के साथ बड़े हुए थे और वहीं उनका स्टेप ब्रदर तियानबे बहुत ही अच्छी सीख के साथ, जिसमें यानोंग कहती है इसमें आपका कोई दोष नहीं, हम सभी फादर की वजह से ऐसे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड में आज एक दावत रखी जाती है जहाँ शेन के बुलाने पर नेदरवर्ल्ड के जज और मिनिस्टर भी आएंगे और उसके बाकी स्पिरिट वाले दोस्त भी। इस दौरान लैंग ने सोच रखा था वो इन जज को अकेले में जाकर पकड़ लेगा, एंड क्योंकि वो एक हेवनली गार्ड था तो वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसे शौक तब लगता है जब वो मेल जज सोचकर एक इंसान का पीछा करा था, पर तभी पीछे से असली जज एक फीमेल निकलती है जो कि बिल्कुल भी यूजुअल नहीं था। एंड उल्टा वो लोग ही वहाँ उसे पकड़ लेते हैं। बाद में शेन और लीलैंड वहाँ जाकर दिखते हैं तो लैंग पकड़ लिया गया था। वो लोग उसे बहुत मारते हैं। लीलैंड कहती है मैं इसे नहीं जानती, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद वो छिपकर लैंग को आजाद कर देती है, पर तभी शेन आकर उसे ऐसा करते देख लेता है। शेन का ये देख दिल टूट गया था कि यहाँ लीलैंड इतने वक्त से उसे धोखा दे रही है। लीलैंड उसे कहती है मैं खत्म होना प्रेफर करूंगी पर तुमसे शादी करना नहीं। शेन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना सारा गुस्सा लैंग को मार कर निकाल रहा था। वो जज कहती है तुम एक गधे हो, जाकर इन दोनों को मार दो। लेकिन लीलैंड की मदर बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने दावत का खाना बाहर इविल स्पिरिट्स को लाकर दे दिया था एंड खाने की खुशबू से वो सारी इविल स्पिरिट्स अंदर की ओर खींचे चले आते हैं और शेन के सारे दोस्तों, गार्ड्स और मेहमानों को वो लोग खत्म कर देते हैं। शेन ये देख भागता हुआ वहां पहुंचता है एंड यहाँ लैंग और लीलैंड किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर दोबारा शेन उन तीनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लीलैंड के फादर तियानबे और इजाबेल साथ में बात कर रहे थे। इजाबेल और तियानबे का रिलेशन अब बहुत ही क्लोज आ चुका था। वो लोग गैम्बलिंग वाले अड्डे की बात कर रहे थे जब बातों ही बातों में इजाबेल कह देती है वो गोल्डन ब्रेसलेट वाली लड़की हमारी स्टाफ होगी, ये किसने सोचा था। ये सुन वो दोनों शॉक रह जाते हैं कि गोल्डन ब्रेसलेट का जिक्र तो उन्होंने कभी भी इजाबेल के सामने नहीं किया, तो उसे इसके बारे में कैसे पता। इजाबेल कहती है मुझे लीलैंड ने इस बारे में बताया था, पर तियानबे कहता है नहीं, लीलैंड तो यहाँ आते ही बेहोश हो गई थी तो वो तुम्हें नहीं बता सकती। एंड तभी हमारे सामने रिवील होता है कि शेन की असली कातिल और लीलैंड को बेहोश करने वाली शख्स और कोई नहीं बल्कि इजाबेल है। तियानबे ये जानकर एकदम शॉक था। वो पूछता है पर क्यों, जिसपे वो रिवील करती है एक बार लंदन में तियानबे उससे मिलने आया था, पर काम की वजह से वो जल्दी चला गया। तब शेन भी वहीं पर था और वहाँ इजाबेल और शेन एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। उसके बाद इजाबेल उससे प्यार करने लगी, पर शेन ने उसे धोखा दिया और ब्लैकमेल करने लगा कि बात वो तियानबे को बता देगा। इसी बात को छिपाने के लिए, जिस वजह से शादी न टूट जाए, तियानबे ने शेन को जान से मार दिया। बाद में लीलैंड जब केस सॉल्व करने के इतने करीब पहुंच गई तो उसने उसे भी बेहोश कर दिया। तियानबे गुस्सा और दुखी दोनों था, वो उसे पकड़वा देता है, पर लीलैंड के फादर एकदम उदास हो गए थे। वो जिसके साथ केस को सॉल्व करे थे वही कातिल निकली, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ शेन नेदरवर्ल्ड में एक शर्त रखता है, यहाँ से वही जाएगा जो लड़ाई को जीतेगा। उसकी और लैंग के बीच लड़ाई होती है। लैंग आसानी से इसे जीत रहा था। शेन धोखे से अपने गार्ड की मदद से लैंग को गिरा देता है। अब वो लैंग को मारने जा रहा था, तभी लीलैंड उस पर वार करती है और उसके पास जो ब्लैक बेल्ट था उसे लेकर लैंग को देती है। तब तक लीलैंड की मदर शेन को रोकने जाती है, पर वो उन्हें मार देता है। अब वो लैंग को मारने जा रहा था, पर तभी लैंग ब्लैक बेल्ट एक्टिवेट कर देता है, जैसे यहाँ पर एक पोर्टल बन गया था और कई सारे हेवनली गार्ड्स सीधा उन्हें बचाने आ जाते हैं।
वो लुशेन उसके लोगों को पकड़ लेते हैं। लीलैंड की मदद खत्म हो रही थी और जाने से पहले वो उसे कहती है, मैंने एक बात गौर की है, लैंग तुम्हें जैसे दिखता है वो नॉर्मल नहीं है, वो तुमसे सच में प्यार करता है। लीलैंड को अब तक लग रहा था लैंग ये सब बस हेवनली गार्ड्स में प्रमोशन पाने के लिए करा होगा। वहीं अब हेवनली गार्ड्स की हेड लैंग से कहती है, तुम्हें अब आगे कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा के लिए आजाद हो चुके हो, तुम इटर्निटी तक अपनी जिंदगी जी सकते हो। जिस पे वो पूछता है, लीलैंड का क्या? वो कहती है, हम हेवनली गार्ड्स नेदरवर्ल्ड में कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उसे यहीं पर भूल जाओ। लैंग उसकी तरफ देखता है और अगले सीन में लीलैंड लिविंग वर्ल्ड में आ जाती है। उसकी आंखें खुलती है। फादर, ग्रैंडमा और तियान भाई सभी उसे देख बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद लीलैंड तियान भाई से शादी के लिए मान जाती है और पूरे परिवार में एक उत्साह का माहौल था। मैडम लिम ने भी लीलैंड को एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी गलती को भी रियलाइज कर लिया था। इस बीच लीलैंड लैंग को याद करती है और अचानक वो प्रकट हो जाता है। वो उसे कहता है, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। वो उसे पूछती है, तुम्हारी लाइफ तो बढ़िया चल रही होगी, अब प्रमोशन जो मिल गया तुम्हें। फिर उसके फेस पे एक सिकश देख वो कहती है, सच सच बताओ मैं अचानक लिविंग वर्ल्ड में कैसे आ गई? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं लैंग ने हेवनली गार्ड्स की हेड से उस दिन ये कहा था कि उसकी प्रमोशन के बदले वो लैंग को लिविंग वर्ल्ड में भेज दें, और उसने ऐसा ही किया। यानी कि लैंग ने अपने इटर्निटी तक की एक अच्छी खासी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज लीलैंड दोबारा जिंदा हो सके। ये सुन लीलैंड आधी रात को एक खत लिखती है अपने फादर, ग्रैंडमा और तियान भाई के नाम, और फिर वो घर से चली जाती है। उस खत में लिखा था, मैं अपनी एक अलग जर्नी में जा रही हूँ जहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स और ऑब्स्टिकल्स होंगे। मैं शायद फिलहाल शादी नहीं कर सकती, खासकर जब मेरे दोस्त ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया हो। वो हमें समझ आता है वो लैंग के साथ अब स्पिरिट से जुड़े काम में जुड़ जाएगी। एंड वहीं उसने एक लेटर तियान भाई के लिए भी लिखा था। उसमें वो कहती है, प्लीज अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करो, तुम आधी पढ़ाई छोड़कर आए थे अपनी फैमिली के लिए, अब जाकर उसे पूरा करो। ये बात मान तियान भाई भी निकल जाता है। फादर और ग्रैंडमा दोनों खुश थे लीलैंड के डिसीजन से। अब वहीं दूसरी तरफ लीलैंड जाकर लैंग से मिलती है। वो उसे मना करा था क्योंकि इस जर्नी में खतरा होगा। वो कहती है, हम साथ हैं, तब कैसा डर? वो कहती है, वैसे क्या इस पानी में भी भूत होते हैं? वो कहते हैं हाँ। वो उसे संभल कर आगे बढ़ने कहता है, जिसपे वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है, इसका मतलब तुम मान गए। एंड फिर लीलैंड बहुत उत्सुकता के साथ आगे निकल जाती है। एंड पीछे हम गौर करते हैं लैंग के हाथ में जो वेन्स थे वो काले पड़ रहे थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं नेदरवर्ल्ड से अब तक जुड़ा हुआ था। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। एंडिंग में जो वेन्स काले पड़ रहे थे, इसे दिखाने का मतलब ये था कि लैंग ने नेदरवर्ल्ड का श्राप खुद के ऊपर ले लिया। जैसे नेदरवर्ल्ड में आ रही हर आत्मा आइदर नर्क की हो जाती है सजा काटने के लिए या रीइंकार्नेशन के लिए चली जाती है, पर कुछ आत्माएं नेदरवर्ल्ड में कैद हो जाती है एंड उनके पास कुछ दिन होते हैं श्राप से बाहर निकलने के, जैसे कि लीलैंड के फादर के पास थे। एंड उनसे वो श्राप लीलैंड की आत्मा ने ले लिया। एंड फिर लीलैंड की जान बचाने के लिए श्राप लैंग ने खुद के ऊपर ले लिया। एंड अब शायद आगे ये नेदरवर्ल्ड से जुड़े राज का पता लगाएंगे, जहाँ पर शायद उन्हें इस श्राप को भी खत्म करने का राज पता चल जाए। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस ड्रामा था एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।